हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन देख रहे थे और आर्मेचर रिएक्शन में हमने बताया था लीडिंग पॉजिटिव क्या होता है, ट्रेलिंग पॉजिटिव क्या होता है, जीएनए क्या होता है और एमएनए क्या होता है। हमने बताया था आर्मेचर रिएक्शन का दो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक तो ये जो मेन फील्ड होता है, मेन फील्ड को वीक कर देता है और दूसरा जो मेन फील्ड होता है उसको डिस्टॉर्ट करता है। मतलब एक वीक करता है और दूसरा डिस्टॉर्ट करता है। हमने समझा था वीक कैसे करता है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो वीक और स्ट्रॉन्ग, एक तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरी तरफ ज़्यादा वीक हो गया। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है वहाँ पर जो हमारा मटेरियल है वो सैचुरेट कर जाता है और जितना ये वीक होता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और इस तरह से मेन फील्ड को ये जो है वीक बना देता है। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन जो फील्ड है वो डिस्टॉर्ट कैसे होता है। ठीक है, उसका डिस्टॉर्शन कैसे होता है सबसे पहले ये सीखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएनए क्या हम लोग गेन कर सकते हैं। जीएनए नहीं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए हम लोग क्या गेन कर सकते हैं। ब्रश को शिफ्ट करके एमएनए पर रखा जा सकता है। ये पॉसिबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। ये दो चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिस्टॉर्शन कैसे होता है और डिस्टॉर्शन बताने के लिए ज़रूरी था हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रखा है। ठीक है, और नॉर्थ पोल का ए डायरेक्ट एक्सिस होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं जो सीधा है, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस जो वर्टिकल होगा। तो हमने क्या किया है कि इसको खोल दिया है। ठीक है, ये क्लोज था, गोल था, इसको खोल करके हमने इसको खोल करके और इस तरह से हम लोग अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो एक नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा साउथ पोल बनेगा और ए लाइन और ए लाइन जो दिखाया गया है वो दोनों लाइन सेम है, क्योंकि जब इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो ये दोनों लाइन एक साथ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए डायरेक्ट एक्सिस हो गया, और जो डायरेक्ट एक्सिस को छोड़ करके जो एक्सिस बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेचर एक्सिस बोलेंगे। तो एक क्वाड्रेचर एक्सिस हो गया। ठीक है, मेन फील्ड की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर हमने दिखाया है फ्लैट टॉप्ड होगा। ठीक है, और यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर फ्लैट हो गया और यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्वाड्रेचर एक्सिस पर जीरो हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक एमएफ जो ड्रॉ किया था हमारा इस डायरेक्शन में था। एफ फील्ड की वजह से फील्ड का जो एमएफ था वो हॉरिजॉन्टल था, जो कि डायरेक्ट एक्सिस भी जिसको बोलते हैं, और जो हमारा आर्मेचर का एमएफ था वो था वर्टिकल नीचे की ओर। ठीक है, जिसको हम लोग FAR बोलते हैं, और जो रिजल्टेंट था वो इस डायरेक्शन में था। तो हम लोगों ने अभी जो ड्रॉ किया है वो फील्ड वाइंडिंग के लिए जो एमएफ होगा उसको हमने ड्रॉ किया है और ये इस टाइप से फ्लैट टॉप आ रहा है। उसके बाद नीचे का जो फिगर है ये हमने एमएफ ड्रॉ किया है आर्मेचर वाइंडिंग के वजह से। तो आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से हम लोग ने देखा था। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना है, यहाँ पर जो हमारा फील्ड वाइंडिंग हुआ, फील्ड वाइंडिंग का डी एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं जो फील्ड होगा वो तो होगा। इसका अगर हम लोग कंपोनेंट लेने की कोशिश करें इस एक्सिस पर, क्वाड्रेचर एक्सिस पर, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, FF cos 90 डिग्री, और FF cos 90 डिग्री जीरो होता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो फील्ड होगा वो क्वाड्रेचर एक्सिस पर जीरो होगा। उसी तरह से आर्मेचर एमएफ जो है इसका हम लोग अगर इस पर कंपोनेंट इसका लें तो कंपोनेंट लेने से यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 90 डिग्री cos 90 जीरो होता है। ठीक है, तो आर्मेचर का जो एमएफ है वो हमारा डायरेक्ट एक्सिस पर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सिस पर आर्मेचर एमएफ को जीरो दिखाया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमने जो ड्रॉ किया है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और ये जो है आर्मेचर एमएफ है। ठीक है, आर्मेचर एमएफ क्यों है और कैसे इंक्रीज कर रहा है वो हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ध्यान यही रखना है कि ये हमारा जो है आर्मेचर एमएफ है और आर्मेचर एमएफ हमारा जो क्वाड्रेचर एक्सिस पर आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है, डायरेक्ट एक्सिस पर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का कंडक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का जो आर्मेचर का जो कॉइल है वो होगा। तो नॉर्थ पोल के अंदर हम लोग क्रॉस लिए थे तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसमें हम लोग का जो वायर होगा वो क्रॉस होगा, और अगर इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो इधर जो वायर आएगा उस पर डॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डॉट दे सकते हैं। ठीक है, इस पर हो जाएगा डॉट।
अब आर्मेचर एमएफ होता है क्या है? एमएफ हमारा सिंपली एन इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न इंटू टोटल करंट। इसको हम लोग एमएफ बोलते हैं। एमएफ और ईएमएफ दोनों में फर्क क्या है? एमएफ जो होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ की वजह से हम लोग को करंट देखने को मिलता है, पर एमएफ की वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलता है? एमएफ की वजह से हम लोग को फ्लक्स देखने को मिलता है। मतलब फ्लक्स के ओरिजिनेट का जो कारण होता है एमएफ होता है, करंट के ओरिजिनेट का जो कारण होता है ईएमएफ होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, या फिर आई बराबर हम लोग लिखते हैं ईएमएफ बाई आर। उसी तरह से हम लोग फाई बराबर लिखते हैं एम एम एफ बटा, यहाँ पर हम लोग का रिलक्टेंस हो जाएगा एस, ठीक है। जिस तरह से हम लोग करंट के लिए एमएफ बाई आर यूज करते हैं, उसी तरह से फ्लक्स के लिए हम लोग एमएफ बाई रिलक्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर रिलक्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो एमएफ होता है वो बराबर होता है एन इंटू आई के। जितना नंबर ऑफ टर्न होगा और जितना करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एमएमएफ होगा और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो खैर हम लोग को अभी फ्लक्स की बात नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एमएफ देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा क्लोज लूप बनाए तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। और एक अगर हम लोग सिर्फ कॉइल लेंगे तो एन का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। इसकी वजह से एमएफ क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा, थोड़ा सा एमएफ होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर अगर नीचे की ओर है तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। इसलिए अगर हम इस वायर के राइट साइड में जाते हैं तो थोड़ा सा एमएफ इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, माइनस में होगा। इस तरह से अगर हम लोग 3 वायर को ले लें तो 3 वायर को लेने से एमएफ का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको और इंक्रीज करवा लिए। उसी तरह से माइनस वाला भी थोड़ा और डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से अगर पूरा होल को हम लोग वायर को ले लें तो एन इंटू आई का वैल्यू हाई होगा, और जब एन इंटू आई हाई होगा तो एमएफ भी क्या होगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम होगा, इसके बाद एमएफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे घटना शुरू करेगा और फिर निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए पूरा एमएफ का कहानी, ठीक है। अब एमएफ का यहाँ पर इसका फ्लैट टॉप शेप आया। आर्मेचर एमएफ का जो फिगर आया, ग्राफ आया, वो हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगुलर आ रहा है। अब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है? हम लोग को फिर आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉ करना है। तो आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को रिलेशन चाहिए आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी और एमएफ में। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से बी हमारा क्या है? फ्लक्स डेंसिटी है। बी बराबर कितना हो जाएगा? फाई बटा ए। अब यहाँ पर हमारा जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू ए जो वैल्यू है म्यू इंटू ए, और ऊपर में हो जाएगा एयर गैप। एयर गैप बटा म्यू ए होता है रिलक्टेंस का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो एस की जगह पर जी बटा म्यू ए रख सकते हैं, जी बटा म्यू ए। तो ए हो गया फाई का वैल्यू। अब फाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट करेंगे तो फाई कितना हो जाएगा? एन आई म्यू ए, एन आई म्यू ए बटा ए इंटू जी, ठीक है। ए से ए कैंसिल होगा, एन आई को एम में लिख लेते हैं तो एम एम एफ इंटू म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। ये हम लोग का फॉर्मूला आ रहा है बी का, ठीक है। बी इक्वल टू क्या आ गया? बी इक्वल आ गया एम एफ इंटू म्यू बटा जी। मतलब कि एयर गैप अगर बढ़ेगा तो हमारा बी का जो वैल्यू है, फ्लक्स डेंसिटी का जो वैल्यू है वो घटेगा। और अगर एम एफ, अगर एयर गैप हमारा कांस्टेंट रहा, एयर गैप कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा एयर गैप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर एयर गैप इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर एयर गैप इंक्रीज करेगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर एयर गैप कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एयर गैप इंक्रीज करेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को घटा देंगे, और जहाँ पर डिक्रीज करेगा वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ा देंगे। जहाँ कांस्टेंट है वहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करना चाहते हैं इसके अंदर का, ठीक है। इसके अंदर मतलब कि इतना दूर जो है हम लोग का एयर गैप जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। एयर गैप कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ एमएफ से, और एमएफ म्यू से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, एमएफ का तो एक ग्राफ है ही,
इस ग्राफ में हम लोग को म्यू से मल्टीप्लाई करना है और म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ये वैल्यू होता है म्यू का, मतलब म्यू का वैल्यू 1 से कम होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा तो ये हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने इसको घटा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक कंटिन्यू इंक्रीज नहीं करेगा, एक कंटिन्यू इंक्रीज करता, बट प्रॉब्लम क्या है, एयर गैप का है। एयर गैप आ जाने से, एयर गैप जैसे इंक्रीज करेगा हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो वैल्यू है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते हुए यहाँ पर ऐसे मिलेगा। और उसके बाद जब फिर एयर गैप मिलेगा तो एयर गैप मिलने से फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का शेप हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर बढ़ना चाहिए था लेकिन ये घटना शुरू हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B ड्यू टू आर्मेचर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू आर्मेचर। और इसका शेप कैसा है, इसका शेप है सैडल टाइप। सैडल टाइप मतलब सैडल क्या होता है, जो घोड़े के घुड़सवारी करते समय उसके पीठ पर जो रखते हैं वो कुछ इस टाइप से बना होता है, ठीक है। तो इसको सैडल टाइप शेप बोलते हैं। ये हम लोग को मिल गया। ट्रायंगुलर क्या है, ये आर्मेचर एमएफ है, आर्मेचर एमएफ। और जो हम लोग का फ्लैट टॉप आ रहा है ये क्या है, ये है फील्ड एमएफ, सॉरी फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, ये फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकाल लिए, फील्ड फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिए, आर्मेचर कोएल से आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी निकाल लिए। अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगा। तो अब रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हम लोग को यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा 0 और a मिलाकर के कुछ इस पॉइंट पर आएगा। और उसके बाद जैसे जैसे a इंक्रीज कर रहा है ये वैल्यू टोटल इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा। तो इस पॉइंट पर हम लोग मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। ये इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट पर हमारा जो है फिर मैक्सिमम मिलने वाला है। इसके बाद a तो कांस्टेंट रहेगा पर a घट रहा है, ठीक है। घटते हुए यहाँ पर जा करके यहाँ पहुँचने के बाद जैसे जैसे इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू उतना ही रहेगा जितना कि a वाला है। तो इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद ये 0 कहाँ पर होगा, 0 हो जाएगा जहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर a, ठीक है, इसका a वैल्यू है और यहाँ पर a वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर करीब जाकर के a 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना a पॉजिटिव है उतना ही a निगेटिव है, ठीक है। जितना a निगेटिव है उतना a पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को 0 मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से होगा, क्लियर है। और उसके बाद इस तरफ हम लोग को 0 कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है, घटते घटते a कुछ 0 मिलेगा। और 0 मिलने के बाद a इधर मैक्सिमम हम लोग को कहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग को टोटल फ्लक्स मिलने वाला है। एक हो गया हम लोग का रिजल्टेंट एमएफ। और रिजल्टेंट एमएफ में ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जाएगा नहीं, कुछ तो सैचुरेशन की वजह से थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट होने से ये जो टोटल फ्लक्स है यहाँ तक इतना ज़्यादा पहुँच नहीं पाता है, थोड़ा सा ये कम ही रह जाता है। तो ये हो जाएगा लॉस ड्यू टू सैचुरेशन। और उसके बाद ये हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया नया ब्रेस एक्सिस या फिर MNA, जहाँ पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, टोटल आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना का शिफ्ट हो रहा है, ये थीटा का शिफ्ट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल जो फ्लक्स डेंसिटी था वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका है। पहले कहाँ पर फ्लैट इस तरह से मिल रहा था, इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ था, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ ज़्यादा मिल रहा है।
तो इस मैक्सिमम वैल्यू के मिलने से हम लोग को काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, ईडी करंट लॉस या फिर आयरन लॉस, ठीक है। फिर यहाँ पर जनरेटर या मोटर में जो हमारा ईडी करंट लॉस या फिर आयरन लॉस होता है वो हमारा डिपेंड करता है। अगर ईडी करंट लॉस की बात करें तो ये होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, सॉरी ये होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। वहीं हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है हमारा वो होता है बी के पावर 1.6 एफ इंटू भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो बी यूज करते हैं वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है दोनों जगह पर। तो ये जो वैल्यू है फाइनल, जो इसका एक्चुअल वैल्यू था उससे हाई हो जाने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों का दोनों क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। हम लोग इसमें देख लिए कि सबसे पहले डिस्टॉर्शन की, यहाँ पर हमने देखा डिस्टॉर्शन किस तरह से आता है टोटल फील्ड फ्लक्स में, डिस्टॉर्शन दिख रहा है। और इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से मेन फील्ड को वीक बना रहा है। तो ये 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, वो है हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को अगर हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसको एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज याद रख लेना है, क्योंकि जब हम लॉस बताने जाएंगे, जब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाला लॉस काउंट करेंगे तो वहां पर ए भी एक इन्वॉल्व होगा और वो हम लोग इस फिगर से ही समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज कर गया है, इसलिए यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग समझते हैं ब्रश शिफ्टिंग के साथ किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो आर्मेचर है ये दिखाया गया है, यहाँ पर करंट क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है, ठीक है। और अगर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को यहाँ पर इग्नोर करें, मान लें कि हमारा जनरेटर या मोटर नो लोड पर है या उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0 है, तो यहाँ पर कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। और जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग का ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के जगह पर ही होगा, दोनों एक ही जगह पर होगा। यहाँ पर ही होगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और साथ में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है। और इस टाइप से यहाँ पर जो इस ब्रश को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखेंगे, ठीक है। हमारा ब्रश इस पॉइंट पर होगा और जहां पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा वहां के कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग अगर ब्रश को रखते हैं तो कोई स्पार्किंग भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि इस ब्रश के राइट साइड में सारा में डॉट है, मतलब कि करंट बाहर निकल रहा है, और इस ब्रश के लेफ्ट साइड में क्रॉस है, मतलब कि करंट इंटर कर रहा है। जहां पर ब्रश रखा हुआ है वहां पर कोई भी करंट जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन जब यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग का जो फील्ड फ्लक्स है या फील्ड एमएफ है उसका डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। आर्मेचर एमएफ का डायरेक्शन हो गया नीचे की ओर, ये हमारा डायरेक्ट एक्सिस है, क्वाड्रेचर एक्सिस है। यहाँ पर हो गया आर्मेचर एमएफ और ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हम लोग को देगा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएमएफ, ठीक है। और इनिशियली जब हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था तब जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस था वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर था और वो था एफ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। एफ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये है हम लोग का ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का भी काम कर रहा था। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हम लोग का न्यू क्या होगा, ये हम लोग का न्यू होगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और अब हम लोग को ब्रश को यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को ये प्रॉब्लम देखना है, ये देखना है कि हम लोग जब ब्रश को इस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर शिफ्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। हम लोग तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा जो कॉइल होगा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई स्पार्किंग नहीं होगा। पर क्या ऐसा हो पाता है, हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस खोज पाते हैं। अभी के लिए हमने मान लिया कि जो आर्मेचर रिएक्शन है इस पर परपेंडिकुलर हम लोग का मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। अगर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करें तो हमारा नीचे की ओर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा एफ ए एम, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है
और यहाँ पर हम लोग का ये फील्ड फ्लक्स हो गया, फील्ड एमएफ हो गया, और ये हो गया रिजल्टेंट एफ आर, और इस पर परपेंडिकुलर हम लोग का ब्रश है। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा ब्रश यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग ब्रश रख लिए तो जब जो कॉइल यहाँ पर है, ये अब हम लोग को देखना होगा कि जो कॉइल यहाँ पर है उसमें अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जो कॉइल था वो हम लोग कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कॉइल हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग 2 कॉइल दे देते हैं और 2 कॉइल यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखना होगा कि करंट का डायरेक्शन, पहले से तो यहाँ पर क्रॉस था, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन अब तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वायर रखा हुआ, इन सब में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर डॉट था पहले से, अब क्या यहाँ पर डॉट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, तो वो हम लोग को देख लेना है। ठीक है, ये हम बना दे रहे हैं, हमारा जो करंट कैरिंग कॉइल है ये चारों तरफ दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे, हम लोग पीछे के वीडियोज में जब हम लोग ब्रश को कम्यूटेशन हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जहाँ पर कॉइल रखा हुआ है इस तरह से हमारा कॉइल था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट था, इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए हम बना दे रहे हैं, ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट था और ये हमारा अगला कॉइल है। ठीक है, इस तरह से ब्रश जो हमारा रखा हुआ था इस पॉइंट पर रखा हुआ था, और जब हम लोग ब्रश यहाँ पर रखते हैं तो हमारा जो करंट फ्लो करता है आईसी करंट फ्लो करता है इससे होकर के, और इस वायर से होकर के आईसी करंट फ्लो करता है। टोटल करंट यहाँ पर कितना होता है 2 आईसी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी हमारा ब्रश रखा हुआ है तो ब्रश के जस्ट ऊपर जो करंट है, करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक में करंट इधर से आ रहा है, एक में करंट इधर से जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर ब्रश रख देंगे तो एक तरफ अगर डॉट है तो दूसरा तरफ क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग का डॉट आ जाएगा, ये सारा हमारा डॉट रहेगा। ठीक है, और ब्रश के दूसरा तरफ क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। मतलब कि अब क्रॉस यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, क्रॉस कहाँ तक पहुंच गया, इस लाइन तक पहुंच गया। ठीक है, और इधर जो बचा हम लोग का डॉट बच गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हम लोग का ये जो पहले से करंट कैरिंग जो वायर था, जिस तरह से करंट फ्लो कर रहा था पहले से, अब करंट उस तरह से नहीं फ्लो कर रहा है। हमने जैसे ही ब्रश को यहाँ पर रखा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखा, हम लोग का करंट का जो फ्लो करने का तरीका था वो चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया तब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, पहले से जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड सीधा बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से था। ठीक है, नीचे की ओर, और ये इस तरह से लूप बना रहा था। और इसके वजह से अगर हम लोग क्रॉस का देखें तो इधर, और डॉट का देखें तो इधर, डॉट वाला इस टाइप से था। ठीक है, मतलब कि सीधा नीचे की ओर था आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब तो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट कर गया है इस लाइन में। अब हमारा नया आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर चला जाएगा, ये आ जाएगा थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल बनाएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा डैश। ठीक है, ये हमारा हो गया अब नया न्यू आर्मेचर एमएफ। ठीक है, न्यू आर्मेचर एमएफ अब हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। जब न्यू आर्मेचर एमएफ यहाँ पर होगा तो अब रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ पर चला जाएगा, रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट अब हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एफ आर। अब जब रिजल्टेंट शिफ्ट हो गया तो हम लोग का नया मैग्नेटिक एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा डैश। ये हो गया न्यू मैग्नेटिक, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। नया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सिंपल यही देख रहे हैं कि पहले से जो आर्मेचर रिएक्शन था उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर था। ये पूरा का पूरा हमारा क्वाड्रेटरल एक्सिस पर था। एक क्या हुआ, जैसे ही हम लोग ब्रश को शिफ्ट किए, करंट नया रंग ले लिया, अपना नया रूप ले लिया, और जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस था या फिर मैग्नेटिक जो आर्मेचर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। और जब मैग्नेटिक नया आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट कर गया
तो न्यू आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट हो गया, और जब ए शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर MNA भी शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब कि हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या MNA पॉइंट को कैच नहीं कर पाएंगे। फिर से हम लोग अगर इसको शिफ्ट करके θ1 एंगल और इसको बढ़ा दें, अगर यहाँ पर हम लोग ब्रश लाए तो फिर से जो करंट करने ड्रॉ करने का या फिर करंट फ्लो करने का जो तरीका है वो फिर चेंज होगा और फिर हम लोग का MNA एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग कितना भी कोशिश कर ले मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर शिफ्ट कर गया है पहले से, सॉरी, जब हमारा आर्मेचर MF यहाँ पर शिफ्ट कर गया है, पहले से आर्मेचर MF ये था, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट था जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा था। मेन मैग्नेटिक फील्ड सीधा था नॉर्थ से साउथ की ओर और उसको सीधा एक परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा था। लेकिन जब अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो इसका अब दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा होगा इस डायरेक्शन में। एक क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा, मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज करेगा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब आर्मेचर जो मैग्नेटिक फील्ड है दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कहने का मतलब कि एक कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो मेन था मेरा नॉर्थ से साउथ था, और ये जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसको कम कर रहा है, और एक जो सीधा था नॉर्थ टू साउथ मेन वाला, ठीक है, इस मेन वाला को दूसरा कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से क्रॉस हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि निकाल ले, वैल्यू निकाल ले कितना हमारा डीमैग्नेटाइज हो रहा है और कितना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। मतलब दोनों कंपोनेंट को हम लोग निकालना चाहेंगे। दोनों कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। ए एंगल कितना था, ए एंगल थीटा, हमने थीटा पर ब्रश को रखा था, थीटा एंगल पर MNA जो था हॉरिजॉन्टल के साथ फील्ड वाइंडिंग के साथ थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, हमने थीटा एंगल पर MNA रखा था, तो ए जो वैल्यू है वो थीटा हो जाएगा। क्लियर है, और जब ए थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो ए कंपोनेंट है ये पूरा का पूरा, अगर हम लोग इस तरह से करंट को इस तरह से हाथ को अपना घुमाते हैं तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से इसको डीमैग्नेटाइज करेगा। ये हमारा पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, और थीटा एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो हम लोग अब निकालना चाहेंगे डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पर पोल निकालेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पर पोल, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एम्पियर टर्न या डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एम्पियर टर्न पर पोल। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एम्पियर टर्न पर पोल। हम लोग MF की जगह पर यहाँ पर एम्पियर टर्न यूज करेंगे, क्योंकि MF भी वही होता है N × I, I मतलब एम्पियर और N मतलब टर्न, तो एम्पियर टर्न हो जाएगा। तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पियर टर्न पर पोल है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, Z/2। एक टर्न में Z/2 कॉइल होता है, 2 कंडक्टर होता है। ठीक है, एक कॉइल में 2 टर्न होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Z को 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, तो इतना नंबर ऑफ कॉइल हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में नीचे पोल, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हम लोग को मिलेगा 2 थीटा ऊपर और 2 थीटा नीचे, टोटल 4 थीटा, 4 थीटा बाई 360। ये हो जाएगा टोटल एम्पियर टर्न, और टोटल एम्पियर टर्न में से हम लोग को जो डीमैग्नेटाइजिंग होगा वो 4 थीटा बटा 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 से डिवाइड कर दिए। Z/2 हम लोग, क्योंकि Z हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर है, और अगर टर्न निकालना है तो Z/2 करेंगे तो उतना नंबर ऑफ टर्न होगा, जितना नंबर ऑफ कंडक्टर है उसका आधा नंबर ऑफ टर्न होगा। एक टर्न में कितना होता है, 2 कंडक्टर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर Z/2 कर दिए। और पर पोल है तो पीछे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और एक कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो I/A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से कितना मिलेगा, तो यहाँ से 2 से करंट कैंसिल होगा और A 180, तो A मिल गया हम लोग को IZ/A इंटू IZ/AP इंटू थीटा बटा 180। ठीक है,
अब हम लोग निकाल लेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। तो ए कितना होगा, ए हो जाएगा I बटा ए इंटू जेड बटा 2p, और यहाँ पर 4 थीटा नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 360 माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो ये हम लोग को दे देगा कितना I बटा ए प्लस जेड बटा 2p इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस और थीटा के जगह पर थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। ये हम लोग का टोटल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हम लोग किसी भी तरीके से जो ज्योमेट्रिक या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर हम लोग को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखने की कोशिश करेंगे ब्रश को, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एक बार फिर से शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एक बार फिर से शिफ्ट होगा तो हम लोग उसको कैच कर नहीं पाएंगे। जब ब्रश हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ब्रश शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर 2 कंपोनेंट मिलता है, एक तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न आर्मेचर का और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल, और दोनों का वैल्यू ए आता है। तो इस पर डायरेक्ट गेट में तो कभी न्यूमेरिकल पूछा नहीं है, पर छोटा एग्जाम में आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से जो मेन फील्ड है वो उसको वीक कर देता है आर्मेचर रिएक्शन। इस लेक्चर में हमने सीखा कि आर्मेचर रिएक्शन किस तरह से फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है, और उसके बाद सीखा कि अगर हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। हमारा ब्रश कभी भी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर जा ही नहीं पाता है, और जब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं जाता है तो वहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होता है कॉइल में, जिसकी वजह से स्पार्किंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, और इसके अलावा इसको कैसे रोका जाए, उसी में हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग और साथ में इंटरपोल भी देखेंगे। और इतना करने से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्या क्या नुकसान है। पहला तो हमने बता ही दिया था कि जो आयरन लॉस जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि इस तरह से आ रहा था टोटल जो रिजल्टेंट हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था वो कुछ इस टाइप से आ रहा था। मेन फील्ड का कैसा होता है, मेन फील्ड का इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिला तो ये कुछ इस तरह से हो गया था। ठीक है, और इस टाइप से होने से हम लोगों ने देखा कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया है, और मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज करने से आयरन लॉस और साथ में क्या कॉपर लॉस दोनों बढ़ गए, कॉपर लॉस नहीं, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों का दोनों इंक्रीज कर गया। पहला टर्म हमने देखा था। दूसरा यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस तरह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो हमारा जो कॉइल है, जितना सारा कॉइल, हर कॉइल में इक्वल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। जब इक्वल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो हमारा जो कम्यूटेटर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। एक हाई वोल्टेज पर होगा और दूसरा लो वोल्टेज पर होगा। तो यहाँ पर काफी हाई वोल्टेज बिल्डअप होगा, और अगर ये वोल्टेज जो है 40 वोल्ट के आसपास पहुंचा तो यहाँ पर फिर से स्पार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 डिसएडवांटेज दिख गया। इसके अलावा कुछ और डिसएडवांटेज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।